जो सेकेंड लॉ में ही ऐड किया गया था। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी, अपने आप होंगी, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के होंगी। तो उसमें दो क्राइटेरिया दिए गए कि ज्यादातर केसेस में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं क्योंकि फाइनल स्टेट लो एनर्जी वाली होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, इसीलिए जो कोई भी सिस्टम है वो लो एनर्जी वाली स्टेट की तरफ जाना चाहता है। तो एक क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का था लो एंथैल्पी या डिक्रीज इन एंथैल्पी। डेल्टा H नेगेटिव, इट विल फेवर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। बट क्योंकि कई एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती है, इसका मतलब कोई और फैक्टर भी होना चाहिए जो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेक करता हो, और ये दूसरा फैक्टर ये देखा गया था, इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंडोथर्मिक रिएक्शन वही स्पॉन्टेनियस होती है जिसमें फाइनल स्टेट ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो, रैंडम स्टेट हो, वही रिएक्शन अपने आप हो पाती है। जैसे कि अगर हम कहें कि इवेपोरेशन है, हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेशन हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, पर अपने आप हो रहा है क्योंकि लिक्विड जब गैस में जाएगा रैंडम होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सो देयर आर टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, आइदर इन दैट रिएक्शन देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी और दूसरा देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी, नेगेटिव साइन ऑफ दिस। और अगर कोई रिएक्शन जिसका डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होंगी, और जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल भी है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होंगी। ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, या कह सकते हैं ऑल इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बट रिवर्सिबल रिएक्शन में ये हो सकता है कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा था यहाँ पर एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम कि एंट्रोपी को कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। डिसऑर्डर या रैंडमनेस की बात करें तो सुने ध्यान से, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो ऑब्वियसली उसका डिसऑर्डर बढ़ेगा। When heat is given to the system, जितनी ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा उसका डिसऑर्डर होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं और सिस्टम ऑलरेडी लो टेम्परेचर पर है, मतलब ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, तो उसमें थोड़ी सी भी हीट ऐड करेंगे तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ज्यादा होगा। तो जैसे कि मान लो ये दो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक हमारा 20 डिग्री पर है और ये ब्लॉक 40 डिग्री पर है, दोनों को अगर हम 1 किलो जूल हीट दे रहे हैं तो किसमें डेल्टा S ज्यादा होगा, इंक्रीज इन एंट्रोपी किसमें ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड है, उसमें कुछ भी चीज ऐड कर दें तो जो चेंज है वो ज्यादा आएगा। समझ रहे हो? तो हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी विल बी हीट गिवन टू द सिस्टम बाय टेम्परेचर। जितने लो टेम्परेचर पर वो हीट दी जाए उसका इफेक्ट, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। अगर हाई टेम्परेचर पर एक सिस्टम है ऑलरेडी डिसऑर्डर्ड है, ऐसे में थोड़ा बहुत उसमें हीट अगर ऐड भी कर दें, जो चेंज है वो कंपैरेटिवली कम आता है। तो जितने भी फॉर्मूला तुम एंट्रोपी के आगे करोगे उसमें यही यूज होता है, डेल्टा SS Q/T, हीट एंड टेम्परेचर। अब अगर हम मान लो 4 ऑप्शंस है हमारे पास और उसमें पूछा जाए किसके अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज इन एंट्रोपी होगा, तो क्या फैक्टर देखेंगे। अब जैसे हम कहते हैं कि एक सिस्टम हाई टेम्परेचर पर है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो अगर हम कह रहे हैं कि NaCl है 500 डिग्री पर है और हाइड्रोजन गैस 0 डिग्री पर है, तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, हाइड्रोजन की ज्यादा है। इतने लो टेम्परेचर पर भी हाइड्रोजन की ज्यादा है, बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, गैस। NaCl इस टेम्परेचर पर भी सॉलिड है। तो व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रोपी, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है फेज। फेज इज द ड्राइविंग मेन फोर्स फॉर एंट्रोपी। Phase is the deciding factor, most deciding factor for entropy. जैसे कि मान लो अगर कोई गैस है तो उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा, देन लिक्विड, देन सॉलिड। अब तुम देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास आयोडीन का है, हेवी है ये, इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है,
लेकिन फिर भी इन तीनों में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है? क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो फर्स्ट फैक्टर है फेज। A gaseous state always have maximum entropy. दूसरा फैक्टर, अगर किसी रिएक्शन में गैसियस नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होगी। जितने ज्यादा गैसियस मोल बनेंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो सेकेंड फैक्टर हुआ दैट इंक्रीज इन gaseous moles in a reaction. अब जैसे हम अमोनिया को डिकम्पोज कर रहे हैं और PCl5 को डिकम्पोज कर रहे हैं, सारे ही गैसेस हैं। अगर हम डेल्टा एस की बात करें तो मैं एस और डेल्टा एस में डिफरेंस पता है, एस एंट्रोपी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। तो और ये फाइनल स्टेट है, प्रोडक्ट इनिशियल स्टेट है, रिएक्टेंट। तो चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट। पहले वाले में देखो कितने गैसियस मोल बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 2 यूज हो रहे हैं, तो 2 से इंक्रीज हो रहा है। जबकि सेकंड में 1 गैसियस मोल यूज हुआ, 2 गैसियस मोल बने, तो चेंज कितने का हुआ? 1 का। इन दोनों में डेल्टा एस ज्यादा किसकी हुई? फर्स्ट वाले की हुई ना। देयर इज मोर इंक्रीज इन एंट्रोपी। सेकंड में भी इंक्रीज है पर फर्स्ट का इंक्रीज सेकंड से ज्यादा है। तो हम टेम्परेचर से भी पहले फैक्टर कौन सा लेंगे? गैसियस मोल का। आ गया समझ में? इसके बाद हम लेंगे टेम्परेचर। अगर मान लो दो सिस्टम में सेम फेज है उनकी, लेकिन जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा, तो नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है थर्ड फैक्टर। ये पॉइंट आ गया ना समझ में? थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज एंट्रोपी। इसके बाद फैक्टर आता है प्रेशर का। हाई टेम्परेचर मोर डेल्टा एस। प्रेशर के साथ क्या होगा? अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी कम होगी। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होना। इंक्रीज इन प्रेशर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम and this will decrease entropy. वॉल्यूम अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से एरिया में रहेंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाएंगे, मोर डिसऑर्डर्ड रहेंगे। और ये सब चीजें भी सेम हो तो लास्ट में हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, साइज, एटॉमिक साइज। सारी नोबल गैसेस हैं, जीनॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियॉन है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, सबसे ज्यादा जेनॉन की एंट्रोपी होगी क्योंकि जेनॉन का एटॉमिक साइज भी ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब ज्यादा है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम यहां आ जाते हैं। नंबर ऑफ एटम इन फॉर्मूला, इथीन, इथाइन, इथेन। इथेन की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे ज्यादा एटम एक फॉर्मूले में है। मीथेन और इथेन है तो इथेन की ज्यादा होगी, मीथेन की कम होगी, उसके फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम्स ही कम है, राइट? अब एलोट्रॉप्स की बात करें, एलोट्रॉप्स की एंट्रोपी सेम नहीं होती। तुम्हें पता है डायमंड और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का डेल्टा HF 0 है लेकिन डायमंड का डेल्टा HF पॉजिटिव है। मतलब डायमंड की स्टेबिलिटी ग्रेफाइट से तो कम है, या डायमंड की एंथैल्पी ग्रेफाइट से ज्यादा है। लेकिन अगर हम एंट्रोपी की बात करें डेल्टा S, तो डायमंड की तो बहुत कम होगी, कॉम्पैक्ट है ये। या डेल्टा S क्या करें, एंट्रोपी की बात करें, सॉरी, इट हैज लेस एंट्रोपी और ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा है।
S is more, क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर है, स्लिपरी है, एक एटम दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाता है, तो ग्रेफाइट की डायमंड से ज्यादा मूवमेंट है, तो एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज मोर, बट एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? डायमंड की ज्यादा है। सल्फर रोम्बिक है और सल्फर मोनोक्लिनिक है। तुम्हें पता है रोम्बिक सल्फर में जितने भी एंगल हैं और सारी जो डायमेंशंस हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं और डायमेंशन सेम नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक में यही होता है ना। मोनोक्लिनिक में भी सारी डायमेंशंस डिफरेंट है, पर इसके दो एंगल ही 90 डिग्री हैं। जो तीसरा एंगल है दैट इज नॉट 90 डिग्री, तो तीसरे में अनसर्टेनिटी आ गई ना, डेविएट हो गया, तो दोनों में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा हुई? मोनोक्लिनिक की ज्यादा। एस ऑफ मोनोक्लिनिक इज मोर देन रोम्बिक। जितनी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी उतनी एंट्रोपी कम होगी। तो हम कह सकते हैं एलोट्रॉप की एंट्रोपी भी सेम नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं बॉइलिंग ऑफ एग। तुम्हें बताया था इसका डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव। और उसका रीजन क्या है? वाई डेल्टा एस इज पॉजिटिव? क्योंकि डीनेचुरेशन हो जाता है। Denaturation causes change of compact tertiary structure to random form of polypeptide chain. इसकी पेप्टाइड चेन ओपन अप हो जाती है और रैंडमली प्लेस हो जाती है, जबकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में तो एक रेगुलर ऑर्डर होता है। तो बॉइलिंग ऑफ एग का डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ। देखने में वो हमें सॉलिड लगता है, पर एक्चुअल में उसमें रैंडमनेस ज्यादा थी। ऐसे ही स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर का डेल्टा एस नेगेटिव है। कैसे? अभी अभी तुमने रबर की स्ट्रक्चर की है ना। रबर में आइसोप्रीन है, पॉली आइसोप्रीन है। पॉली आइसोप्रीन की लंबी चेन है, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ये जो चेन है कॉइल्ड फॉर्म में रहती है, लेकिन जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो अनकॉइलिंग हो जाती है। अनकॉइलिंग से वो सारे कार्बन की चेन ऑर्डरली अरेंज हो जाती है। इसलिए जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं तो जब तक फोर्स लगाया हुआ है तब तक ही स्ट्रेच रहता है। जैसे ही फोर्स छोड़ते हैं वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, क्योंकि स्ट्रेच करने पर रबर की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इट बिकम मोर ऑर्डर्ड। तो एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर से है, तो करने पर डिसऑर्डर कम हो रहा है। ये समझ में आया अलग अलग स्टेट में कैसे एंट्रोपी देखी जाती है। अब एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ज्यादा मॉलिक्यूल डाल दो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और स्टेट फंक्शन का मतलब है कि इनिशियल से फाइनल स्टेट में हमें डिसऑर्डर बढ़ाना है। हम किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी करके, प्रेशर चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके, पर डेल्टा एस की वैल्यू तो सेम ही आएगी। अब जब हम टर्म यूज करते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी, तो उसका मतलब क्या है? इसको स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी भी कहते हैं। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। एंट्रोपी ही एक ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नोन है। एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू नोन नहीं है, पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नोन है। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी है, इट इज एंट्रोपी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस in pure state at 1 bar and specified temperature, and usually it is 25 degree या 298 Kelvin. इसको एब्सोल्यूट एंट्रोपी कहते हैं और इसकी यूनिट जूल्स
पर केल्विन पर मोल। Q/T है ना, 1 मोल को कितनी हीट दी, तो जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाली कैसे जाती है, थर्ड लॉ से। क्या कहता है थर्ड लॉ, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी इज जीरो। तो अगर हम कहें डेल्टा एस इज एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, अब इनिशियल मान लो 0 केल्विन है और फाइनल 25 डिग्री है, तो जो हमने कुछ हीट दी और उससे चेंज आया, जो भी डेल्टा एस का चेंज आया, स्टेट फंक्शन है तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये डेल्टा एस क्या आ जाएगा, एस फाइनल आ जाएगा ना, क्योंकि 0 केल्विन पर तो एंट्रोपी 0 है। तो थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हम एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ इनिशियल स्टेट को अगर हम 0 केल्विन मान लें, तो किसी भी टेम्परेचर पर अगर वो सिस्टम है और उसमें जो भी चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है, और तुम्हें पता है डेल्टा एस हम हेसेस लॉ से निकाल सकते हैं, और किसी भी टेम्परेचर पर इक्वेशन बना के हम निकाल सकते हैं, जो डेल्टा एस आएगा वो उसकी एस फाइनल होगी, क्योंकि उसकी इनिशियल स्टेट को हमने एज्यूम किया है 0 केल्विन। ये पता चला। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं देखते हैं जरा। अगर एक आइडियल गैस है, या पहले तो देखते हैं एंट्रोपी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें क्या होगी एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल पाथ का मतलब क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग दे आर इन इक्विलिब्रियम, इनमें थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो अगर मान लो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग, ये भी 25 डिग्री पर है और ये भी 25 डिग्री पर है, सराउंडिंग से सिस्टम कुछ हीट ले रहा है, तो सराउंडिंग का डेल्टा एस क्या होगा, सराउंडिंग ने हीट दी, क्यू क्या किया दिया, तो उसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव बाय टी। सिस्टम ने हीट ली, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा, उतनी ही हीट इसने ली, तो डेल्टा एस टोटल क्या आ गया 0। तो एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी 0। in reversible process total entropy in reversible process will be 0, because in reversible process both system and surrounding are at same temperature. तो पहला तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, टोटल एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी 0। दूसरा, irreversible process, irreversible process, सिस्टम 20 डिग्री पर, सराउंडिंग मान लो 40 डिग्री पर। तो हमें पता है 40 डिग्री से 20 डिग्री की तरफ हीट जाने वाली है, डेल्टा एस सराउंडिंग Q माइनस बाय T कितना हो गया, 40 डिग्री से 313। सिस्टम है, सिस्टम के लिए डेल्टा एस क्या आएगा, प्लस Q बाय 20 डिग्री हो गया ना, क्या हो गया ये 293। अब इसको ऐड कर दो, डेल्टा एस टोटल, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आने वाला है, दिस इज पॉजिटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव, मतलब जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही होगी तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज ही होती जाएगी और ये पहुंचेगी मैक्सिमम पर, और मैक्सिमम के बाद और कोई चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम पर जाकर डेल्टा एस क्या हो जाएगा 0, और उस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं।
और तुम्हें पता है कि 40 डिग्री से 20 डिग्री की तरफ ही हीट का एक्सचेंज होगा। अगर 20 से 40 की तरफ करते तो ये प्रोसेस होती ही नहीं, क्योंकि उसमें डेल्टा एस टोटल क्या आ जाती, नेगेटिव। अब जरा आते हैं हम आइडियल गैस पर। यहां तक समझ में आ गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब फॉर आइडियल गैस at constant temperature, आइडियल गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तुम्हें पता है आइडियल गैस का एक्सपेंशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर रहे हैं, डेल्टा यू क्या होता है, 0। डेल्टा पीवी भी क्या होता है, 0। डेल्टा एच भी क्या होता है, 0। अगर सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम के ऊपर वर्क होता है, तो उतनी हीट वो रिलीज कर देता है। ये सिस्टम, ये पता है ना, ये सारे पैरामीटर्स। अगर एक आइडियल गैस है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, जितनी हीट वो लेगा उतना ही सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर देगा, या रिवर्स जो भी है। अब इसमें अगर हमें डेल्टा एस निकालना होता, किसका, सिस्टम का, तो हम क्या कहते, सिस्टम ने इतनी हीट ली। क्यों रिवर्सिबल इसलिए ले रहे हैं कि हम पाथ को रिवर्सिबली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पाथ को रिवर्सिबली हर स्टेज पर स्टडी किया जा सकता है। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और क्योंकि ये क्यू जो है और डब्ल्यू है, इसका साइन ऑपोजिट है, उसको हम कर सकते थे माइनस डब्ल्यू बाई टी। और डब्ल्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होता है, -2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो पहले साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 2.303 टी कैंसल हो जाएगा, एन आर लॉग V2 बाई V1। और इसको देखकर ही पता चल रहा है, अगर तुम एन बढ़ा दो, मोल्स बढ़ा दो, अगर तुम वॉल्यूम ज्यादा कर दो, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ज्यादा हो जाएगा। If V2 is greater than V1, delta S of system will be positive। या तुम्हें पता है इसकी जगह तुम क्या लिख सकते थे, log P1 by P2। तो डेल्टा S will be positive if V2 is greater than V1। तो एक्सपेंशन पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है, समझ में आया। ऑन एक्सपेंशन एंट्रोपी इंक्रीजेस। अब मान लो एक आइडियल गैस है, उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा है हमने और टेम्परेचर चेंज किया, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर बट डेल्टा टी इज नॉट 0, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहां देखिए डेल्टा एस इज क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ये पाथ अगर रिवर्सिबल है, हम उसका टेम्परेचर T1 से T2 कर रहे हैं, और तुम्हें पता है Q रिवर्सिबल इज NCP डेल्टा T। ये फॉर्मूला किया है ना, NCP क्या था, हीट कैपेसिटी, डेल्टा T क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो NCP तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा डेल्टा T बाई टी, T1 से T2 इंटीग्रेट करते हुए, और इसका ये आ जाएगा 2.303 NCP log T2 बाय T1। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम किसी भी गिवन सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसे कितनी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, वो निकाल सकते हैं, अगर हमें उसकी हीट कैपेसिटी पता है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, सीपी यहाँ पर क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
अगर ये कांस्टेंट प्रेशर की जगह कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो यहाँ एनसीपी की जगह क्या आ जाता, एनसीबी। ठीक है, तो लास्ट वाले फॉर्मूले में भी एनसीपी की जगह एनसीबी लिख देते। और क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी एंट्रोपी ज्यादा। ठीक है, आ गया। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, क्यू क्या होता है, जीरो। कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, ना रिलीज होती है, तो एंट्रोपी क्या हो गई, जीरो। देखिए जरा अगला प्रोसेस, यहां तक हो गया समझ में, आ गया। नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process are isoentropic process. Adiabatic process वो भी reversible. Reversible adiabatic process are isoentropic process. Q reversible by T will be zero. जितनी भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हैं उनकी एंट्रोपी जीरो है। मान लो तुम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हो, तो क्या होगा, जब एक्सपेंशन हुआ वर्क इज डन बाय द गैस, और इससे टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज, और एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, और ये दोनों इफेक्ट कॉम्पनसेटरी हो गए। जितना वॉल्यूम इंक्रीज होने से एंट्रोपी इंक्रीज हुई थी, उतना टेम्परेचर कम होने से एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। बोथ दीज फैक्टर्स आर कॉम्पनसेटरी। इसीलिए नेट एंट्रोपी चेंज सिस्टम का क्या हुआ, जीरो। याद रखिएगा सिस्टम का जीरो हुआ, बट ये प्रोसेस हो रहा है ना, तो टोटल डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। वो किसकी वजह से होगा, सराउंडिंग की पॉजिटिव हुई होगी, क्योंकि एक्सपेंशन में वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग को कुछ मिला, सराउंडिंग की डेल्टा एस इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव। दैट इज व्हाई टोटल डेल्टा एस विल आल्सो बी पॉजिटिव। ये पॉइंट समझ में आया। एडियाबैटिक प्रोसेस में सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होती है, बट सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, जीरो, बिकॉज देयर आर टू कॉम्पनसेटरी इफेक्ट्स। आ गया। अब एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन होता तो क्या होता, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, इसमें डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा। पहले तो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन देखते हैं, जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो, वर्क डन जीरो, टेम्परेचर चेंज जीरो, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बट एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन पर क्या होता है, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। सो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब समटाइम्स इट हैपेंस कि हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। ये तब होता है जब फेज चेंज होती है, जब मेल्टिंग शुरू होती है या बॉइलिंग शुरू होती है, तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इनको हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट आते हैं हम एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन पर। मतलब डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन। फॉर्मूला अभी भी हमारे पास वही है, Q by T। अब किस टेम्परेचर पर
फ्यूजन या मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पर कितनी हीट कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम को दी, उसको हम कहते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ये डेल्टा एच मेल्टिंग पॉइंट पर डेल्टा एच, ये याद रखिएगा। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एट मेल्टिंग पॉइंट। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एट मेल्टिंग पॉइंट, और T इसका मेल्टिंग टेम्परेचर हुआ। और अगर हम ये स्टैंडर्ड वाला साइन लगाते हैं, इसका मतलब जो भी प्रेशर हम कांस्टेंट कह रहे हैं वो प्रेशर 1 बार है। अदरवाइज किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर ये सिस्टम हो सकता था, नॉट लगाते ही ये सिस्टम का प्रेशर क्या है, 1 बार। ऐसे ही अगर हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट, और ये है डेल्टा एच वेपोराइजेशन एट बॉइलिंग टेम्परेचर। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल के लिए ये, और ये पर मोल के लिए एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। यहां तुमने एक रूल सुना होगा, मैक्सिमम लिक्विड्स के लिए डेल्टा एस नॉट ऑफ वेपोराइजेशन इज 85 जूल्स पर केल्विन पर मोल। इसको हम कहते हैं ट्राउटन्स रूल। मैक्सिमम लिक्विड के लिए ट्राउटन्स रूल, except for those having hydrogen bonding, except for those liquid with hydrogen bonding, वहां ये रूल अप्लाई नहीं होता। सुनिए जरा क्यों होता है ऐसा। देखो, ज्यादातर लिक्विड में वेंडवाल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। गैस में जाने पर वेंडवाल फोर्सेस कम हो जाते हैं। जो चेंज है फोर्सेस का ऑलमोस्ट सेम है मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स में, इसीलिए जो एंट्रोपी का चेंज है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऑर्डर से डिसऑर्डर हो रहे हैं, लिक्विड में थोड़ा ऑर्डर होता है, गैस में डिसऑर्डर होता है, तो टाइप ऑफ फोर्सेस अगर सेम है तो चेंज जो है सेम आएगा। बट जो हाइड्रोजन बॉन्डेड लिक्विड है वो पहले ज्यादा ऑर्डर्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्शनल बॉन्ड है, तो वो जब लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं देन दे आर मोर ऑर्डर्ड। तो जब वो गैसियस स्टेट में जाएंगे तो चेंज ज्यादा आएगा, तो उनका जो डेल्टा एस है वो 85 से ज्यादा होता है। जैसे वाटर के लिए ये अराउंड 109 है, ऐसे मरकरी के लिए भी ज्यादा आएगा ना। मरकरी में तो मेटालिक बॉन्ड है लिक्विड स्टेट में, जो वो मेटालिक बॉन्ड से गैसियस स्टेट में जाएगा दिस चेंज विल बी मोर, तो वहां ट्राउटन्स रूल अप्लाई नहीं होगा। समझ में आई? दोज लिक्विड जैसे अल्कोहल है, उनमें भी ऐसा ही है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब वो गैसियस स्टेट में जाएंगे देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो चेंज इन डिसऑर्डर विल बी मोर, तो वहां 85 से ज्यादा। more ordered form changes into more disordered form. हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे कि सपोज हम ले रहे हैं 1 मोल आइस -10 डिग्री पर, और उसको हम चेंज कर रहे हैं 1 मोल स्टीम एट 400 केल्विन। इस पूरे में डेल्टा एस कितना है, तो इसमें स्टेजेस देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहली स्टेज होगी आइस -10 डिग्री पर जब देंगे, -10 डिग्री से 0 डिग्री पर आएगी, फेज चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जब भी किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका डेल्टा एस क्या होगा, NCP/ln T2/T1, और ये CP किसकी होगी, आइस की। CP ले लें CV ले लें, सेम ही होगी, सॉलिड है। T2 0 डिग्री हो गया 273, और T1 हो गया 263, ये आ गई एंट्रोपी। अब एट 0 डिग्री क्या होगा, फेज चेंज होगी, मेल्टिंग पॉइंट है ये। डेल्टा एस ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन विल बी
delta H of fusion of ice by melting temperature which is 273. ये डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन हो गया एट 0 डिग्री। जब सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होगा 0 डिग्री टू 100 डिग्री। अब यहां पर डेल्टा एस विल बी एनसीपी ऑफ वाटर, क्योंकि अब सारा 0 डिग्री पर मेल्ट हो चुका है, ln T2 by T1. T1 will be 273, T2 will be 373, 100 डिग्री। अब जैसे ही 100 डिग्री पर पहुंचेगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल वाटर बाय बॉइलिंग पॉइंट जो कि 373 है। ये डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। अब 100 डिग्री पर सारा लिक्विड स्टीम में चेंज हो चुका है। अब स्टीम का टेम्परेचर चेंज होगा, वो क्या होगा, एनसीपी ऑफ स्टीम ln T2 by T1। T1 यहां पर क्या था 373 और T2 क्या था 400 केल्विन। ये 400 केल्विन, ये 373 केल्विन, और इन सब को ऐड कर दो तो वो एंट्रोपी आ जाएगी। ये समझ में आ गया? तो हर स्टेट पर हीट देने से या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फेज चेंज हो रही है। अभी हम केमिकल रिएक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे। यहां तक समझ में आया? अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती और उसकी डेल्टा एस निकालनी होती तो बहुत ही इजी होता, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। पहले बताएं, समझ में आ गया? ठीक है। फॉर अ रिएक्शन डेल्टा एस विल बी एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि एंट्रोपी की तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है। कितने मोल्स उस रिएक्शन में दिए हुए हैं उस कंपाउंड के, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, पता है तुम्हें, फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट करके। ये रिएक्शन के लिए आ गया एंट्रोपी चेंज। अब हेसेस लॉ से भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए कि हमें निकालना है एट 25 डिग्री लिक्विड वाटर से गैसियस वाटर, और इतना तुम्हें पता है ये मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री तो है नहीं, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री तो है नहीं। फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते, हमारे पास तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग टेम्परेचर, वो तो 100 डिग्री है। बट हेसेस लॉ से हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, हमें एक स्टेट दे रखी है कि लिक्विड वाटर 25 डिग्री से ये गया गैसियस वाटर 100 डिग्री पर। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला एनसीपी ln T2 by T1। फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री है, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री है। एनसीपी लिक्विड वाटर की जिसको हम चेंज करवा रहे हैं वो हमें पता है। अब एक सेकेंड, ये लिक्विड रहेगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सेम सिस्टम का इंक्रीज कर रहे हैं। अब एट 100 डिग्री वाटर लिक्विड से गैस में जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एस इज डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाय 373। ये फॉर्मूला भी हमारे पास है। उसके बाद वाटर गैसियस है, 100 डिग्री से 25 डिग्री, इसका भी डेल्टा एस हम निकाल सकते हैं, एनसीपी ऑफ गैस ln T2 by T1। ये एनसीपी ऑफ लिक्विड वाटर है, ये एनसीपी ऑफ गैसियस वाटर है। फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, इस पे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो इस पे तो अप्लाई हो रहा है। अब इन तीनों की एंट्रोपीज को ऐड कर दो। अगर हम ऐड करेंगे, ये 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री पर कैंसल, ये 100 डिग्री पर गैस, ये 100 डिग्री पर गैस, ये भी कैंसिल, लास्ट में क्या बचा,
लिक्विड वाटर 25 डिग्री, गैसियस वाटर 25 डिग्री। आ गया ना स्टेट वही, और क्योंकि ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी थी हम निकाल सकते थे। तो एक रिएक्शन जो कि फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली करवाना, बट स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इन इक्वेशन से कर सकते हैं। पहले की पॉजिटिव होगी, दूसरे की पॉजिटिव होगी, तीसरे की नेगेटिव होगी, क्योंकि गैस का टेम्परेचर 100 से 25 डिग्री हम कर रहे हैं। यहां तक तुम्हें एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एंट्रोपी चेंज, वो समझ में आ गया होगा। अलग अलग सिचुएशन में एंट्रोपी निकालने के कई मेथड्स हमने किए। तो हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ लिखो। थ्योरेटिकली हम निकाल सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, दैट द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, it is constant, but entropy of universe is continuously increasing. And tends to be maximum in spontaneous process. Delta S total will be positive. At equilibrium क्या होगा? At equilibrium delta S total will be 0. आगे चेंज नहीं होगा और रिएक्शन रुक जाएगी। डेल्टा एस टोटल में आ जाता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। हो सकता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम की नेगेटिव हो पर सराउंडिंग की ज्यादा पॉजिटिव हो, तो टोटल एंट्रोपी अगर पॉजिटिव हो गई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो अगर हम कहेंगे डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर टोटल 0 आ गया तो सिस्टम क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम। हाँ जी, जैसे कि इसका एग्जांपल करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन स्पॉन्टेनियस है ना, अपने आप ही होती है, 25 डिग्री पर भी होती है। अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन देखें तो गैस यूज हो रही है और सॉलिड बन रहा है। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम मतलब रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव होगा। एक फैक्टर तो अपोज कर रहा है, बट ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव होगा और इसका डेल्टा एच है -1648 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केल्विन पर मोल। तुम्हें बताया था ना, दोनों में से एक फैक्टर फेवर करना चाहिए, या तो एक्सोथर्मिक हो या डेल्टा एच पॉजिटिव हो। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो अंडरस्टूड है कि उसका डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। अब जरा देखते हैं इसका टोटल डेल्टा एच कैसे आएगा। सुनिए ध्यान से, ये सिस्टम है, सिस्टम इतनी हीट सराउंडिंग को दे रहा है, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, इसने इतनी हीट एब्जॉर्ब की, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों 25 डिग्री पर थे। अगर इतनी हीट सराउंडिंग के पास गई तो सराउंडिंग के एंट्रोपी में इंक्रीज इतने से हुआ, जो कि बहुत ही लार्ज है। इसकी वैल्यू निकालें तो ये अराउंड आता है 5530। तो अगर हम इसका टोटल निकालें तो ये 5530 है और ये क्या है -549, तो टोटल 4980 जूल्स पर केल्विन पर मोल। डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ गया ना, तो एक सिस्टम का डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है
उसके बाद भी वो सिस्टम में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, क्योंकि वो सिस्टम अगर एक्सोथर्मिक है तो वो हीट बाहर जाएगी और बाहर जाकर वो सराउंडिंग में ज्यादा पॉजिटिव करेगी, इंक्रीज इन एंट्रोपी ज्यादा करेगी, और दैट विल मेक द टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव। बट अगर ये एक्सोथर्मिक हुई तब ना, अगर ये भी एंडोथर्मिक हुई तो सिस्टम की भी डिक्रीज हो रही है, सराउंडिंग की भी डिक्रीज हो रही है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा तब तक रिएक्शन होगी, नहीं तो होगी नहीं। ये पॉइंट समझ में आया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इसलिए होती हैं क्योंकि वो सराउंडिंग की एंट्रोपी में इंक्रीज कर देती हैं। अगर उसके सिस्टम में भी इंक्रीज हो रहा फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। पर अगर सिस्टम की नेगेटिव भी है तो भी वो सराउंडिंग में इतनी ज्यादा पॉजिटिव इंक्रीज कर देगा, दैट विल मेक द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव। ये पॉइंट समझ में आया? अब हमने यहाँ अज्यूम कर लिया कि इसकी सारी हीट सराउंडिंग ने ले ली, पर सराउंडिंग इतना लार्ज है कि उसको स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो फिर बाद में एक नया क्राइटेरिया आया, ये यहां तक लिख लिया सबने? एक नया क्राइटेरिया आया, क्यों ना कोई ऐसी थर्मोडायनामिक वैल्यू बनाई जाए जिसके सारे पैरामीटर सिस्टम के ही हो, जहां सराउंडिंग को स्टडी किए बिना हम ये बता दें कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और वो नई थर्मोडायनामिक क्वांटिटी क्या थी? फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम जो गिब्स ने दी थी, इसलिए इसको गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। इसकी एडवांटेज क्यों है, एंट्रोपी से बेटर क्यों है? बिकॉज इट रेफर्स ओनली टू सिस्टम। G refers only to system. Without studying universe, we can predict spontaneity of the reaction. और G को हम डिफाइन करते हैं H माइनस TS। H है टोटल एनर्जी और इसको कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। जितनी भी टोटल एनर्जी हमें मिलती है उसका कुछ पार्ट ही हम अवेलेबल करवा सकते हैं। तो फ्री एनर्जी वही एनर्जी विच इज फ्री टू डू वर्क। दिस इज द पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज फ्री टू डू वर्क। और क्योंकि ये भी स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव है, और इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि H की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। एनर्जी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर दोनों ही आ जाते हैं इसमें। तो अगर हम डेल्टा जी की बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो तुम्हें पता है हमारे पास क्या इक्वेशन आती है ना? फाइनल स्टेट में एंट्रोपी, फाइनल स्टेट में एंथैल्पी, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और इससे हम यहाँ पर ये भी सिस्टम की है, ये भी सिस्टम के लिए है, और डेल्टा जी भी सिस्टम के लिए है। अब जैसे हम कहें कि इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, मतलब ये फेवर कर रहा है, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ये भी फेवर कर रहा है। टेम्परेचर अगर कोई भी हो, एनी, तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? नेगेटिव, और रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, अपोज कर रहा है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, अपोज कर रहा है, जो मर्जी टेम्परेचर रख लो, डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। कोई भी चीज फेवर नहीं कर रही ना,
अगर दोनों ही अपोज करें रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। इसका मतलब हम एक सिस्टम का डेल्टा एच डेल्टा एस निकालेंगे, जिस टेम्परेचर पर वो सिस्टम में रिएक्शन हो रही है वो टेम्परेचर लगाएंगे, डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो नेगेटिव आती है तो हम कह देंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मान लो एक फैक्टर फेवर और एक अपोज कर रहा हो, तब रिएक्शन को कैसे ये इफेक्ट करेगा? ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आई ना? तीसरा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब ये एंडोथर्मिक है, अपोजिंग है, पर डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब ये फेवर कर रहा है, बट इस फेवरेबल वाले फैक्टर को और फेवरेबल बना दें टेम्परेचर इंक्रीज करके। एट हाई टेम्परेचर T डेल्टा S बिकम ग्रेटर देन डेल्टा H, तो इस डेल्टा G की वैल्यू फिर से नेगेटिव आ जाएगी और रिएक्शन क्या बन जाएगी? स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती थी अगर उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होती और टेम्परेचर हाई होता। अब हाई की कौन सी रेंज है? हाई विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? जब हम कहते हैं T डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H, तो ये स्टेट होती है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इस स्टेज पर डेल्टा G क्या हो जाता है? 0। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है जिसपे दोनों फैक्टर बराबर है। अबव इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कौन सा फैक्टर ज्यादा हो जाएगा? ये वाला फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। T बढ़ाने से T डेल्टा S फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। इधर सामने देखिए भाई, बातें बंद करो गेविन। अगर हम टेम्परेचर हाई कर दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम से हाई कर देंगे, तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर T डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन डेल्टा H एंड दैट विल मेक डेल्टा G नेगेटिव। तो ये समझ में आया कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब रिएक्शन का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हायर हो। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री है, अबव 0 डिग्री आइस की मेल्टिंग होगी ना? होती है, इट बिकम स्पॉन्टेनियस। कुछ हमें और एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अबव 0 डिग्री है। बिलो 0 डिग्री मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसमें T डेल्टा S विल बी लेस देन डेल्टा H। तो टेम्परेचर भी एक क्राइटेरिया, इफ एनी वन ऑफ द फैक्टर अपोज द प्रोसेस, तब टेम्परेचर का रोल आता है। आ गया समझ में? फोर्थ केस है, अगर डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S भी नेगेटिव है, ये अपोज कर रहा है, ये फेवर कर रहा है। जैसे कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा S नेगेटिव है, बट इसका डेल्टा H भी नेगेटिव है। तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हमें कम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस फैक्टर को कम मिनिमाइज करना है। मतलब हमें T डेल्टा S को, इट शुड बी लेस देन डेल्टा H। तो एट लो टेम्परेचर मतलब लेस देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ऐसा पॉसिबल है। अगर हमने इसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम से ज्यादा रख लिया होता तो अमोनिया डिकम्पोज होना शुरू हो जाती। ये रिएक्शन किस तरफ जाती? रिवर्स। याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाती है जहां एंट्रोपी बढ़ रही है। तो अगर हम इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह किधर जाएगी? बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एंट्रोपी तो नेगेटिव है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, बट द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ये आ गया समझ में? जब लो और हाई कहते हैं ना, तो वो होता है विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी रिएक्शन की एंट्रोपी अपोज कर रही हो तो लो टेम्परेचर फेवर करता है। अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा S पॉजिटिव है तो हाई टेम्परेचर उस रिएक्शन को फेवर करता है। यहां तक आया समझ में? इसको हम टोटल एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में भी बता सकते थे। कैसे? यहां तक क्लियर है? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने में? क्लियर?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नॉर्मली हम अज्यूम करेंगे टेम्परेचर कम ही रखो तो अच्छा है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर ज्यादा ही रखो तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, एंट्रोपी उसकी नेगेटिव थी, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो लॉस ही होगा ना। हमें क्या जरूरत पड़ी है टेम्परेचर ज्यादा करने की, ठीक है। अब जरा एक सिचुएशन और देखते हैं। हमने कहा डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और अभी हमने कहा डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा अगर मान लो सिस्टम हीट दे रहा है और सराउंडिंग हीट ले रहा है, तो सराउंडिंग के लिए आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी। अगर ये हमने पॉजिटिव साइन रखा तो इसके लिए साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग हीट दे रहा होगा। तो इस फॉर्मूले में डेल्टा एस टोटल में हम अगर सारी चीजें सिस्टम के रेस्पेक्ट में लिखें तो हम यहाँ सराउंडिंग की जगह क्या लिख सकते थे, माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी। अगर सिस्टम के लिए पॉजिटिव है तो सराउंडिंग के लिए वो नेगेटिव हो, लिख सकते थे हम ऐसे। अब इसको अगर हम टी से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस डेल्टा एच सिस्टम, और ये पूरी वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा जी। हमने किया ना अभी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज डेल्टा जी, तो ये माइनस डेल्टा जी ऑफ सिस्टम टी डेल्टा एस टोटल। अभी हमने कहा कि अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तब डेल्टा जी का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, इन दैट केस डेल्टा जी ऑफ सिस्टम का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां से भी ये जस्टिफाई हो गया हमारा सेकंड लॉ वाला फॉर्मूला। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस टी डेल्टा एस टोटल विल बी डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम, एक ही बात है ना। बट डेल्टा जी को कैलकुलेट करते समय हमें सराउंडिंग को स्टडी नहीं करना पड़ा और हमने डेल्टा एस टोटल निकाल लिया। मतलब यहां से डेल्टा जी और सिस्टम बाय टी करके डेल्टा एस टोटल निकाली जा सकती थी। ये थी हमारी गिब्स अल्मोल्स इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर हुआ। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, ये है लिक्विड वाटर से गैसियस वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस रिएक्शन का डेल्टा एच है 40.63 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस है 108.8 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है बट एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, this reaction will be in forward direction. And predict sign of delta G below this temperature. कहने का मतलब हमें यहाँ क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। यही निकालना है। डेल्टा एच इज 40.63 इंटू 10⁻³ अभी निकाल के देखें जरा टेम्परेचर क्या आता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही आएगा ना, 373.4 समथिंग आता है। तो ये है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अबव दिस टेम्परेचर रिएक्शन किस तरफ जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी पॉजिटिव है ना। अबव दिस टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव और रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
and below this temperature delta G will be positive, rather जो gaseous water है वो condense होने लगेगा and reaction will be non-spontaneous in forward direction. So equilibrium temperature के साथ reaction की spontaneity का क्या relation है, I think clear हो गया होगा. तो अब हमें बार बार एंथैल्पी एंट्रोपी चेक करने की जरूरत नहीं है, हम बेटर है डेल्टा जी चेक कर लें और बता दें कि रिएक्शन इस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है या नहीं. यहां तक समझ में आ गया. अब जैसे कि हम यूज करते थे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वैसे ही हम यूज करते हैं गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन. It is change in free energy when the reactant in their standard state changes into products in their standard state. कहने का मतलब जब हम कहते हैं ना कंबस्शन ऑफ मीथेन की गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो उसमें जो वाटर बनाते हैं हमेशा लिक्विड लिखते हैं हम, क्योंकि वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, लिक्विड वाटर. तो जब भी हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं, जस्ट लाइक एंथैल्पी एंट्रोपी या जो भी है. तो इसको हम साइन क्या लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन. अगर ये 1 मोल की जगह 2 मोल्स के लिए रिएक्शन होती तो उसको इंटू 2 कर देते, क्योंकि ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. अब बताएं व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा जी एफ नॉट. ये तो इंटेंसिव होगी ना, क्यों, ये तो 1 मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए फ्री एनर्जी चेंज है. When 1 mole of compound is formed from its reference state, net free energy change will be free energy of formation. It is free energy change when 1 mole compound is formed from its reference elemental state under standard condition, मतलब at 1 bar pressure. रेफरेंस स्टेट याद रखिएगा हमेशा एलिमेंट ही होते हैं, और एलिमेंट की रेफरेंस स्टेट में डेल्टा जी एफ नॉट क्या होती है, 0. जैसे ग्रेफाइट की डेल्टा जी एफ नॉट 0 होगी, डायमंड की पॉजिटिव होगी. और तुम्हें याद होगा डेल्टा एच एफ से हमने डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाला था, तो इसका मतलब डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन विल बी डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट. ऐसे अगर ये कंबस्शन की डे फ्री एनर्जी होती तो फिर वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आ जाता, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो ये हेसेस लॉ से डिराइव होता है. और फ्री एनर्जी क्योंकि स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, उस पर हेसेस लॉ लगा सकते. मतलब हमें एक करते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था, ये गिवन रिएक्शन की फ्री एनर्जी हमें निकालनी है, गिवन जो रिएक्शंस थी उनको हमने मल्टीप्लाई ऐड किया था. तो जितनी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी सब पे हेसेस लॉ लगता है. ये समझ में आया. अब मान लो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, किसी सेल में वो रिएक्शन हो रही है, अगर हमें उसकी सेल की एफिशिएंसी निकालनी है, हम क्या कहेंगे, ये एनर्जी सेल में रिलीज हो रही है और इतनी वर्क के लिए अवेलेबल है. तो डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इज एफिशिएंसी ऑफ दैट रिएक्शन.
मतलब इतना परसेंट एनर्जी वर्क के लिए अवेलेबल है। उसके बाद हमारी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने फेराडे को कंज्यूम करके कितना प्रोडक्ट बना रही है, वो एक हमारी मशीन की एफिशिएंसी होगी। बट दिस परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू डू वर्क। बाकी की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो गई, अनअवेलेबल एनर्जी है जो डिसऑर्डर वगैरह में वेस्ट हो गई। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ हाँ, रिएक्शन की कर रहे हैं। मान लो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, किसी सेल में हो रही थी और उसकी डेल्टा एच इतनी है, पर वो सारी की सारी एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो कितनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है? डेल्टा जी। तो ये रेशो हमें उसकी एफिशिएंसी बताए कि हाँ ये इस सेल की एफिशिएंसी थी, इतनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करने लायक है। और इसके बाद डेल्टा जी इज NF E नॉट ऑफ सेल। यहां से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं कि अगर इतनी एनर्जी हमारे पास वर्क के लिए अवेलेबल है और n फेराडेज उसमें यूज हो रहे हैं, तो कितना E नॉट स्टैंडर्ड स्टेट में उससे पोटेंशियल हमें मिलेगा। आ गया समझ में यहां तक? जैसे क्वेश्चन करते हैं इसी पर। हमने एक फ्यूल सेल लिया, फ्यूल सेल मिथेनॉल इज यूज्ड एज ए फ्यूल। ये पता ना, कंबस्टिबल गैसेस यूज की जाती हैं फ्यूल सेल में, और मिथेनॉल के कंबस्शन से एनर्जी मिल रही है। मिथेनॉल लिक्विड है, तुम्हें पता है। हमें इसकी सेल एफिशिएंसी निकालनी है। व्हाट इज सेल एफिशिएंसी एंड व्हाट इज E नॉट ऑफ सेल? इफ डेल्टा H नॉट combustion is -726 किलो जूल पर मोल, और हमें दिया हुआ है डेल्टा GF नॉट CO2 का है -394 और वाटर का है -237 और मिथेनॉल का है -166। पहले तो हम इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालेंगे, करके देखना जरा। व्हाट इज डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन? डेल्टा GF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा GF ऑफ रिएक्टेंट लगा के। यही आएगा। ऑक्सीजन का डेल्टा GF क्या है? 0, क्योंकि ये तो रेफरेंस स्टेट है। देखिए जरा कितना आता है। आई थिंक -702 आता है किलो जूल। तो सेल एफिशिएंसी क्या होगी? -702 बाई -726 इंटू 100, अराउंड 96% हो गई है इसकी एफिशिएंसी। समझ में आई है? हाँ गेविन, क्या आंसर निकाला है? बातें किए जाओगे कि कुछ काम भी करोगे? E नॉट क्या आएगा इसका? डेल्टा G -702 है, -NF E नॉट ऑफ सेल, यही होता है ना फॉर्मूला। अब E नॉट अगर वोल्ट में है और ये किलो जूल में है, तो इसको पहले जूल्स में चेंज करना पड़ेगा ना, इंटू 10⁻³ करके। इस फॉर्मूले में हम इसको जूल्स में लेते हैं, तब ये वोल्ट और कूलम वोल्टेज जूल, पता है ना। तो यहाँ पर 702 किलो जूल है, तो 702 इंटू 10⁻³ जूल्स। व्हाट इज N? F तो तुम्हें पता ही है। व्हाट इज N? 2 कैसे होगा? 3/2 O2 का मतलब 3O। एक O 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 3O कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 6 लेंगे ना। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, कंबस्शन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीजन O2 जो यूज कर रहे हैं ना, उसका नंबर ऑफ एटम चेक कर लो। 3/2 O2 का मतलब 3O। Every O gains 2 electron, so 3O will gain 6 electron.
तो यहाँ n की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहां से E नॉट ऑफ सेल आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, रिएक्शन फिजिबल है। देखो जरा क्या आंसर आता है। कितने वोल्टेज मिलती है सेल से, अगर सेल में कोई एरर नहीं होती तो। क्या आया ई नॉट, क्या किसी ने? वन पॉइंट टू वन, इतनी वोल्टेज हमें इस सेल से मिलने वाली है। राइट, और नर्स्ट इक्वेशन जो हमने की थी उससे हमने एक फॉर्मूला ये यूज किया था, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के, याद है? डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के, और अभी हमने किया डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। इन दोनों इक्वेशन से हम के और टी का टेम्परेचर बेंट ऑफ इक्वेशन निकाल सकते थे। यहां से देखो, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट विल बी माइनस आर टी एल एन के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा एच नॉट बाय आर टी माइनस प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर विल बी एल एन के। अगर हम माइनस आर टी से डिवाइड कर दें इसको तो यही इक्वेशन बनेगी, और यही वेन टॉस इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन बन गई ना, कि एल एन के विल बी माइनस डेल्टा एच बाय आर वन बाय टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एल एन के और वन बाय टी में, सॉरी ये नेगेटिव है ना, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, सपोज डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो हमें ये लाइन मिलेगी, और ये क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट डेल्टा एस नॉट बाय आर, एंड व्हाट विल बी स्लोप माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर। इस इक्वेशन को वेन टॉस इक्वेशन कहते हैं। काइनेटिक्स में भी किया था हमने इसका रेफरेंस। काइनेटिक्स में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह रेट कांस्टेंट हो जाता है, और वहां डेल्टा एच की जगह एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है। सो अगर अगर हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर पर ये इक्वेशंस हम ले, हाँ जी याद आ गया ये सारा। तो देखिए, एट T1 टेम्परेचर प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू ln K2 माइनस डेल्टा एच नॉट बाय RT2 प्लस कांस्टेंट। अभी हम डेल्टा एच नॉट में चेंज को नेग्लिजिबल मान रहे हैं टेम्परेचर चेंज से, तो अगर हम माइनस करते हैं सेकेंड को फर्स्ट से, ln K2 माइनस ln K1 इज ln K2 बाय K1, तो डेल्टा एच नॉट बाय आर ये कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा T2 माइनस T1 इज T1 T2। दिस इज वेन टॉफ इक्वेशन। अगर हम यहाँ लॉग करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से, और ये बन जाएगा
और इसके अकॉर्डिंग अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, T2 is greater than T1, then K2 will be greater than K1. पता है तुम्हें, पहले भी किया, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और T2 is greater than T1, तो इधर की पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, and then K2 will be less than K1. कहने का मतलब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K पहले से कम हो जाएगा। नस्ट इक्वेशन भी हमने इसी तरह से डिराइव की थी और काइनेटिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। हाँ जी, आ गया समझ में। अब अगर हम कहते हैं कपल्ड रिएक्शन तो उसका मतलब क्या होता है? अभी आगे हम इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी करेंगे ना, वहां भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूज होता है कपल्ड रिएक्शन का, डेल्टा जी का। कपल्ड रिएक्शन, मान लो एक रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है और दूसरी रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है। अगर हम इस नेगेटिव वाली रिएक्शन को पहली रिएक्शन के साथ कपल कर दें, मतलब एक साथ करवाएं दोनों रिएक्शन, तो बोथ द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। इसको कहते हैं कपल्ड रिएक्शन। जैसे कि आयरन का डिकम्पोजिशन आयरन और ऑक्सीजन में नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये हेमाटाइट आयरन में अपने आप चेंज नहीं होता, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है। बट अगर हम मेटलर्जी में देखें तो इसके साथ हम कपल कर देते हैं एक रिएक्शन, कंबस्शन ऑफ CO, जिसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है। और पहले में 3 मोल ऑक्सीजन यूज हो रही है ना, एक मिनट, तो उस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें, तो देखो जरा क्या इक्वेशन बनेगी। पहली 2Fe2O3 प्लस 6CO गिविंग 6CO2 प्लस 4Fe, और इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इसलिए कहते हैं हेमाटाइट का रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकता है। तो हमने क्या किया, फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है Fe2O3 डाला और नीचे से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 के कांटेक्ट में आएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। So yes, iron oxide, ferric oxide can be reduced by carbon monoxide. और बायोलॉजिकल प्रोसेस में तो ये बहुत ही यूजफुल है कपल्ड रिएक्शन। हमारे जो बॉडी में एटीपी जब का क्लीवेज होता है, उसकी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, और बहुत सारी ऐसी प्रोसेस बॉडी में होती है जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो उसके साथ कपल हो जाता है क्लीवेज ऑफ एटीपी और उससे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाती है। तो एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होता है और ये एडीपी में चेंज होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होता है, और फॉस्फेट आयन यहाँ से निकलता है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है। तो हम जितनी भी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं उनको इसके साथ कपल कर दें तो उसका ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव बनाया जा सकता है। किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा जी हम नेगेटिव बना सकते हैं अगर हम इसके साथ उसको कपल करें। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब सुक्रोज बनाते हैं तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, पर इसके साथ अगर एटीपी ऐड कर दी जाए तो इन दोनों की रिएक्शन से वाटर निकलता है। याद होगा तुम्हें, ग्लूकोज फ्रक्टोज कंबाइन होकर सुक्रोज बनाते हैं तो उससे वाटर रिलीज होता है। वो वाटर एटीपी का हाइड्रोलिसिस कर देगा और उसको एडीपी में चेंज कर देगा। तो ये दो रिएक्शन इसके साथ कपल हो गई ना। कि जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज गिव सुक्रोज प्लस वाटर, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है। लेकिन जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो फर्स्ट रिएक्शन का वाटर उसमें एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा और ओवरऑल रिएक्शन की डेल्टा जी को नेगेटिव बना देगा। तो इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकली कपल्ड रिएक्शन।
इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एक किरचॉफ्स इक्वेशन थी, पता है? कुछ याद है? बता देती हूँ। मान लीजिए सिस्टम ए से बी में जा रहा है और इसका सिस्टम ए से बी में जा रहा है और इसका प्रेशर है P, टेम्परेचर है T1 और बी स्टेज पर प्रेशर है P, टेम्परेचर है T2। हमारा प्रोसेस हो सकता था हम ए का टेम्परेचर T1 से T2 कर दें और उसके बाद T2 टेम्परेचर पर उसको बी में चेंज कर दें, या फिर हमारा क्या हो सकता था सिस्टम T1 टेम्परेचर पर ए से बी बनाए और फिर बी को T1 से T2 पे ले जाए। बात कोई भी हो, नेट एंथैल्पी चेंज सेम होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप में T1 से T2 ले जाने में कितनी एंथैल्पी की जरूरत पड़ी? ए के कितने मोल्स थे, उसकी सीपी क्या थी? डेल्टा टी, दिस विल बी डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन या क्यू ऑफ दिस रिएक्शन। ए का टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पर बी में चेंज हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है, उसका डेल्टा H2 एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। अब ए बी में जा रहा है T1 टेम्परेचर पर, इसको हम डेल्टा H1 ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। अब बी का टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है तो दिस विल बी NCP ऑफ बी डेल्टा टी। टोटल एनर्जी दोनों पाथ में सेम होगी, मतलब NCP ऑफ ए डेल्टा टी प्लस डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस NCP ऑफ बी डेल्टा टी। क्योंकि ये तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी ए से बी किसी भी पाथ से जा सकते थे। अब यहां से देखें, ये आ जाता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 और ये हो जाएगा NCP ऑफ बी माइनस NCP ऑफ ए डेल्टा टी। और ए से बी केमिकल रिएक्शन थी तो इसको हम कहेंगे CP ऑफ रिएक्शन, डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन। और ये किरचॉफ्स इक्वेशन। मान लो हमें किसी एक टेम्परेचर पर डेल्टा H दिया हुआ है, किसी दूसरे टेम्परेचर पर डेल्टा H निकालना है तो ये इक्वेशन यूज कर सकते थे। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 T2 माइनस T1 इज डेल्टा CP ऑफ द रिएक्शन। और डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते थे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एक तुम्हें बताना था मुझे रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट डेल्टा H में, वो रह गया था ना पिछली क्लास में। मुझे बताओ किरचॉफ्स इक्वेशन समझ में आई? अगर ये चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही होती तो CP की जगह क्या आ जाता? CV और डेल्टा H की जगह क्या आ जाता? डेल्टा U। वो भी किरचॉफ्स इक्वेशन बनती डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 बाय T2 माइनस T1 will be delta CV of the reaction. ठीक है, अब जरा रेजोनेंस एनर्जी भी देख लेते हैं। मान लो हमने हाइड्रोजनेशन करवाया, हीट रिलीज हुई X, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करवाया, हीट रिलीज हुई -Y। इतना हमें पता है कि मैग्नीट्यूड Y का X से तो कम ही होगा और 3X से भी कम होना चाहिए 3X। ये एक डबल बॉन्ड से इतनी हीट रिलीज हुई तो 3 डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन पर कितनी हीट रिलीज होगी? सो थ्योरेटिकल heat of hydrogenation should be -3x, but actual is -y। जो डिफरेंस है रेजोनेंस एनर्जी -3x -y, नेट नेगेटिव ही आएगी, रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव ही होती है। ऐसा ही हीट ऑफ कंबस्शन के लिए भी कर सकते थे कि हमने कंबस्शन करवाया, फर्स्ट का इतनी हीट रिलीज हुई, बेंजीन का करवाया तो कितनी हीट रिलीज हुई, मतलब बेंजीन नहीं
जैसे मीथेन का करवाया तो इतनी रिलीज हुई, साइक्लोहेक्सेन का करवाया तो कितनी रिलीज हुई, तो कितना उसके फॉर्मूले में कार्बन इंक्रीज हुए, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी रेजोनेंस एनर्जी आ जाए। सेम सिचुएशन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, एक कार्बन का कंबशन करवा रहे हैं, दो कार्बन का कंबशन करवा रहे हैं, हीट थ्योरेटिकली डबल रिलीज होनी चाहिए थी पर कम रिलीज हुई, जो डिफरेंस है वो रेजोनेंस एनर्जी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है रेजोनेंस एनर्जी का, ये समझ में आ गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दूसरा क्या है कि अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कि हमने नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई और N2O बनाया, इसकी थ्योरेटिकल इस रिएक्शन की डेल्टा H N2O का ये है 82 किलो जूल, इतनी हीट रिलीज हुई। और हमें बॉन्ड एनर्जी के डाटा दे रखे हैं, बॉन्ड एनर्जी हमें N2 की दे रखी है, N ट्रिपल बॉन्ड N की 946 है, N डबल बॉन्ड N है, N डबल बॉन्ड N की दे रखी है 418, O डबल बॉन्ड O की एनर्जी दे रखी है 498, N डबल बॉन्ड O की दे रखी है 607। तो हम थ्योरेटिकल डेल्टा HF निकालेंगे, डेल्टा HF थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, ये मानते हुए कि कहीं रेजोनेंस नहीं है तो एरर आएगी ना। अब नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N है, ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O है, बट हाफ O यूज हो रहा है, तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब N2O का स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रक्चर ये वाला होता है, तो एक और भी होता है इसका। हम इस स्ट्रक्चर को मानते हुए बॉन्ड एनर्जी का डाटा लगाते हैं, N डबल बॉन्ड O 418 और O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O 607 और N ट्रिपल बॉन्ड N था 946 और O2 का था 498 का हाफ। ये हो गई प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी, ये रिएक्टेंट की, बट इसमें रेजोनेंस है, इसमें ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही ट्रू ये वाला डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रू NO डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो एरर तो आएगी। यहां से अगर हम डेल्टा HF थ्योरेटिकल निकालते हैं तो ये ज्यादा पॉजिटिव आती है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से N2O स्टेबल है और उसकी डेल्टा HF 82 ही है। यहां से अगर तुम कैलकुलेट करो तो आई थिंक 100 समथिंग आती है, देखते हैं 170 आती है। तो थ्योरेटिकली N2O लेस स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसकी डेल्टा HF ज्यादा पॉजिटिव है, बट एक्चुअली 82 है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गई 82 माइनस 170, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई रेजोनेंस में, माइनस 88। रेजोनेंस से एनर्जी रिलीज होती है एक्सेप्ट जब एंटी एरोमेटिसिटी आती है प्रोडक्ट में, तब उसकी रेजोनेंस उसको अनस्टेबल बनाता है, लेकिन मोस्टली रेजोनेंस कंपाउंड को स्टेबल बनाता है। तो डेल्टा H जो है इसकी रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, हीट रिलीज ड्यू टू रेजोनेंस। तो एक डेल्टा HF से निकालते हैं, दूसरा हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से भी निकाल सकते थे। आ गया सर में रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इसका भी क्वेश्चन था, रेजोनेंस एनर्जी का ही था, भाई सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में भी था ये।
तो एक क्वेश्चन बेंजीन के रेफरेंस में लिखिए, कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन if delta HF naught of gaseous benzene is minus 358.5 kilojoule. Heat of atomization. Heat of atomization of carbon 716.8 और बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड की 490, CC सिंगल बॉन्ड की 340, C डबल बॉन्ड C की 620 और HS सिंगल बॉन्ड की 437 किलो जूल है। तुम्हें डेल्टा HF ये दी हुई है और तुम्हें डेल्टा H निकालनी है बॉन्ड एनर्जी वाले डाटा से। अगर 1 मोल बेंजीन बना, गैसियस बेंजीन बना कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 से, तो यही इक्वेशन होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड। सबसे पहले कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड है ना, तो ग्रेफाइट को गैस में ले जाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए, जिसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन भी कहते हैं। तो 6 × 716.8 ये एनर्जी इसको गैस में ले जाने के लिए चाहिए, प्लस 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ने हैं 437, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। अब बेंजीन में देखो कितने बॉन्ड है, अगर हम रेजोनेंस नहीं ले रहे तो 6 CH बॉन्ड है, 490 प्लस 3 C सिंगल बॉन्ड है 340 प्लस 3 डबल बॉन्ड है, जो एक्चुअल में तो करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें डबल या सिंगल ट्रू होता ही नहीं है। यहां से इसका डेल्टा HF निकाला, ये आता है -208.5। इट इज लेस नेगेटिव, एक्चुअली इट इज मोर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बेंजीन स्टेबल है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम नेगेटिव में ही आएगा ना, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से एनर्जी रिलीज हो गई, एक्चुअली इतनी है और होनी चाहिए थी ये तो ज्यादा पॉजिटिव है ना -208, तो इन दोनों का डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी हो गया। मतलब तो मैग्नीट्यूड देख लो 358.5 माइनस -208.5, जो डिफरेंस है कितना आया -150, ये रेजोनेंस एनर्जी होगी। सो ये समझ में आ गया होगा। समटाइम्स देयर इज एरर in calculating delta HF, especially if we are using bond energy data, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में हम बॉन्ड को लोकलाइज मान रहे हैं, एक्चुअली में ये बॉन्ड लोकलाइज नहीं है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो चुके हैं। अब ग्रेफाइट और डायमंड में से किसकी हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगी? कौन ज्यादा स्टेबल है? ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है ना, तो उसकी हीट ऑफ कंबस्शन कम होगी ना, कम हीट रिलीज होगी उसके कंबस्शन पर। ठीक है, आई थिंक डेल्टा G वाला कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा ना अब तुम्हें, कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, या डेल्टा S क्या है, उसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जिसमें सारे फॉर्मूलाज आ जाएं। क्वेश्चन है हमारा, कार्बन ग्रेफाइट प्लस CO2 गिविंग 2CO, डेल्टा HF नॉट of CO2 -393, डेल्टा HF of CO -110.5, ये भी 0.5 है, डेल्टा S नॉट of this reaction 176 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये किलो जूल है। और तुम्हें निकालना है फाइंड K इक्विलिब्रियम, फाइंड K इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहले तुम्हें इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना पड़ेगा। डेल्टा H तुम्हें दिया हुआ है, उससे तुम डेल्टा G निकालो,
और तुम्हें फॉर्मूला पता है डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के, वहां से एल एन के निकालो और उसका एंटी लॉग करके के निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालते हैं। टेम्परेचर अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 25 डिग्री। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या है? 2CO माइनस 1CO2, बिकॉज कार्बन ग्रेफाइट का डेल्टा एच एफ क्या है? 0। 2 इंटू डेल्टा एच एफ ऑफ CO माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ CO2, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, ये 172.5 किलो जूल पर मोल है। दिस इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अब ये है जूल्स में, ये किलो जूल में, तो दोनों को एक टर्म में लेना पड़ेगा। इसको 0.176 किलो जूल ले सकते थे और डेल्टा जी को किलो जूल में निकाल लो। डेल्टा जी नॉट इज एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये है 172.5, टेम्परेचर है 298 और डेल्टा एस है हमारा 0.176। यहां से डेल्टा जी निकालो, पॉजिटिव भी आएगी। नहीं हमने, हाँ ठीक है, आई थिंक 120 समथिंग आती है, 120 किलो जूल के आसपास आती है। इसका मतलब 25 डिग्री पर तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तुम्हें पता है रिएक्शन रेड डॉट कार्बन जब रिएक्ट करता है तब जाके CO बनती है। यहां तक आ गया। डेल्टा जी नॉट 120 किलो जूल है। अब जरा इस फॉर्मूले में लगाएं, मैं रब कर दूं रिएक्शन। अब जरा ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करें, ये वाला डेल्टा जी है 120 किलो जूल माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.3 इंटू 10⁻³ लेंगे क्योंकि इसको भी किलो जूल में लेना पड़ेगा। 8.3 तो जूल्स में होता है, या फिर हम क्या करें, इधर अगर हम 1000 करते हैं तो फिर इधर ये 8.3 लगा सकते थे। और टेम्परेचर कितना है? सॉरी 298। यहां से आ जाएगा लॉग के। लॉग के नेगेटिव ही आने वाला है ना, -12 इंटू 10⁻⁴ बाय 2.303, 8.3 इंटू 298। नो डाउट कैलकुलेशन तो है ही। तो ये आती है -21.05 समथिंग। तो एक चीज तो बता सकते थे ना, K विल बी 10⁻⁻21, इतना तो बता ही सकते हैं। आगे की वैल्यू 0.05 है, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। -21.0454 कुछ इस तरह से आएगा। 10⁻21, 10⁻⁻05 जो भी है। नहीं सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 21.045। इसको पूरी वैल्यू को अगर हम सेम साइन से यूज करें तो ये आ जाता है 10⁻22 इंटू 10⁻0.05 को 0.95, यही होगा। हाँ प्लीज, ये पता चला कैसे लिखा हमने? -21.05, 10⁻⁻21.05 को 10⁻⁻22 और 0.05 को पॉजिटिव वैल्यू में लेते हैं 0.95 आता। 0.95 किसकी लॉग वैल्यू है? लॉग 9 के आसपास आती है। लॉग 8 की क्या होती है? 2⁻³
तो 0.9 आती है ना, ये 0.95 है तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 8.8 के आसपास जो भी है, अप्रोक्सीमेट तो लगा सकते हैं ना, 8.8 समथिंग 10⁻22, ये एक ही वैल्यू है। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो एक थोड़ा सा आइडिया इसका होना चाहिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ये था कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन 2A गिविंग B gas plus C gas when mixture contain 1 mole A, 2 mole B, 1 mole C। इस मिक्सचर में mixture is having this much of ABC at total pressure 10 atmosphere and 300 Kelvin. Delta G naught of A 40 kilojoule per mole. Delta G naught of B 60 kilojoule per mole. और डेल्टा G naught of C 20 kilojoule per mole. इस रिएक्शन का डेल्टा G हमें निकालना है। सबसे पहले ये बताएं इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट क्या है। ए बी सी किस रेशियो में दे रखे हैं, A 1 मोल है, B 2 मोल है, C 1 मोल है। रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम का पता है ना, जिसमें प्रोडक्ट का अमाउंट बाय रिएक्टेंट का अमाउंट लेते हैं। तो प्रोडक्ट का अमाउंट है और 1 लीटर का फ्लास्क है, ये 2 मोल है, ये 1 है, ये 1 है। रिएक्शन कोशेंट इज 2। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है। रिएक्शन कोशेंट, अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, हमें इस रिएक्शन का टोटल डेल्टा जी निकालना था। डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। याद आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिएक्शन, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अगर रिएक्शन स्टैंडर्ड ना हो, हमने कहा ना ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, स्टैंडर्ड स्टेट में तो है नहीं, प्रेशर भी इसका टोटल 10 एटमॉस्फेयर है, दैट इज नॉट अगेन स्टैंडर्ड। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले डेल्टा जी नॉट निकालेंगे, हमें जी नॉट सबका दे रखा है, तो डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट का डेल्टा जी नॉट मतलब 60 प्लस 20 माइनस रिएक्टेंट का 40, कितना आ गया डेल्टा जी नॉट। हाँ, ए का इंटू 2, डेल्टा जी नॉट तो जीरो नहीं, जीरो का मतलब तो इक्विलिब्रियम ही आ गया ना, बट इक्विलिब्रियम नहीं था तो मिनट बीसी 40 60 20, फिर ये 1 होगा कहीं, ये 1 ही है, तो -40 आ गया, ये कितना हो गया 40 हो गया। डेल्टा जी नॉट इज 40 प्लस 2.303 और ये 40 किलो जूल में है, तो 8.3 इंटू 10⁻³ log 2। log 2 की वैल्यू तुम्हें पता ही है 0.3010। अब यहाँ से डेल्टा जी निकाल सकते हैं। तो एक चीज क्वेश्चन ध्यान में देखना, डेल्टा जी पूछा जा रहा है, डेल्टा जी नॉट। इसीलिए इस क्वेश्चन में सारे मिक्सचर में सबके मोल्स दे रखे थे और प्रेशर भी नॉन स्टैंडर्ड दे रखा था। समझ में आइए, तो लिखिए क्वेश्चन और एक बॉन्ड एनर्जी वाला करते हैं। हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन और। व्हाइट फॉस्फोरस हैज P4 स्ट्रक्चर like this. White phosphorus have tetrahedral structure at room temperature. Find
बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीपी बॉन्ड, लिखिए क्वेश्चन, bond energy of pp bond if delta H sublimation of P4 is 61 kilojoule, delta H sublimation of P4 is 61 kilojoule and P4 solid to 4P is 131 kilojoule. ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, P4 सॉलिड से 4P तक जाने की एनर्जी। तुम्हें अगर बॉन्ड एनर्जी पीपी बॉन्ड की निकालनी है, इसका मतलब क्या है, P4 गैस से 4P ये निकालनी है ना, और तुम्हें दिया क्या हुआ है, P4 सॉलिड से P4 गैस सब्लिमेशन एनर्जी 61 है। दूसरी वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है, P4 सॉलिड से 4P गैस, ये 131 दी हुई है। इन दो इक्वेशन से पहली इक्वेशन तक कैसे पहुंचेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड। तुम्हारे पास पहली इक्वेशन नहीं मिल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट -61, सेकेंड वाली को ऐड +131, ये हमारे टोटल P4 की से 4P तक जाने की एनर्जी है। अब तो मुझे बताओ इसमें कितने पीपी बॉन्ड है, कितने पीपी बॉन्ड है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो एनर्जी आई कितनी आई है, 70 ये एनर्जी 70 आई। 70 किसकी एनर्जी थी, 6 पीपी बॉन्ड की। एक सेकेंड, P4 सॉलिड से P4 की 61 है, ओ सॉरी 1 ये वैल्यू मैंने गलत लिखी है, 13 एक्चुअली 1321 है, 1321 है, इतनी कम नहीं हो सकती ना। हाँ जी, ये कितनी आ रही है, 1 2 7 नहीं 1260, ये 1260 6 बॉन्ड की एनर्जी है। तो एक पीपी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई, 1260 बाय 6 2210। ये समझ में आया। तो इसमें हमें इनऑर्गेनिक का ये कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रक्चर नहीं दी हुई थी। तो व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक में तुम्हारे कोर्स में है, तो तुम्हें पूछा जा रहा था कि P4 व्हाइट फॉस्फोरस है, इसमें पीपी बॉन्ड की एनर्जी निकालो। तो पहले तो व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर लिखो, एक फॉर्मूले में 6 पीपी बॉन्ड है। जैसे कि अगर मान लो S8 होता तो उसमें कितने SS बॉन्ड होते, तुम्हें पता है ना, फोकल्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 S8 की फॉर्म में मिलता है, तो 8 SS बॉन्ड है। इन दैट केस डिवाइडेड बाय 8 करते हैं। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में चाहिए होती है, और इसी के लिए थोड़ी इनऑर्गेनिक या पी ब्लॉक करना पड़ता है कि हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्लियर। अगला क्वेश्चन था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी मैंने बताया तुम्हें हीट ऑफ, बस लास्ट यही, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ cyclohexene is 29 kilocalories per mole and that of, याद रखिएगा अगर ये 29 भी लिखा हुआ ना, है ये नेगेटिव ही, क्योंकि हीट रिलीज ही होती है, and that of
cyclohexadiene is 56 kilocalories per mole. Find resonance energy. What is resonance energy of cyclohexadiene? थ्योरेटिकली ये क्या होनी चाहिए थी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकली इसकी क्या होनी चाहिए थी? इससे डबल होनी चाहिए थी ना? है कितनी? 56। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी। डिफरेंस ऑफ 2 58 है, होनी चाहिए थी 58, है 56, so 2 will be the resonance energy released on resonance। आ गया? साइन तो बाद में लिख देंगे, पर एनर्जी रिलीज्ड ऑन रेजोनेंस यहां से आ जाएगी। ये रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पता चल गया होगा। तो मेन चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाओ, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लो, और इस संडे को ले लें तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट, है ना? क्या है ना? तो इस संडे को थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट है। अगली क्लास में हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। इक्विलिब्रियम में तुम्हें मैं आयनिक इक्विलिब्रियम मेनली करवाऊंगी। केमिकल सबको पता है, केमिकल में तुम्हें रिवीजन करवा दूंगी क्वेश्चंस की, ली चैटलियर प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस की, ठीक है? तो हम क्वेश्चंस करेंगे केमिकल के, और पीएच वाला पार्ट जो है वो वाला करेंगे। थर्मोडायनामिक्स के बाद हम शुरू हो जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ठीक है? फिर आगे चलती जाए। इक्विलिब्रियम के बाद, हाँ इक्विलिब्रियम के बाद फिर हम इनऑर्गेनिक पर आ जाएंगे, ठीक है? तो अब आज जाके इसके क्वेश्चंस कर लेना। तुम्हारी बुकलेट के बैक क्वेश्चंस हैं, काफी सारे हैं, वो ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। प्रीवियस ईयर नीट के या जेई के क्वेश्चंस किए हैं ट्राई? बेस्ट वही है, उससे रिवीजन स्टार्ट करो।